चलो, अब हम लोग आगे चालकोलिथिक एज करते हैं। चालकोलिथिक एज यानी कि ताम्र पाषाण काल। देखो, पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि मनुष्य धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है का मतलब है बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे जब वो डेवलप हो रहा है तो नई नई चीजों से वो अपने आप को जोड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेसोलिथिक एज में मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पालना सीख लिया है। और नियोलिथिक एज में आकर उसने एग्रीकल्चर करना सीख लिया है, आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है। स्थायी रूप से उसने एक जगह पर रहना चालू कर दिया है। और इस तरीके से उसने बहुत सारे जो है अपने आप को चेंजेस करना चालू किया। अब इसी एज में वो आगे निकला और जब वो लगभग 3000 बीसी के आसपास पहुंचा तो इस समय मनुष्य जो पत्थरों का प्रयोग करता था, अब वो पत्थरों का प्रयोग ना करते हुए मनुष्य ने पहले अगर कोई मेटल खोजा तो मनुष्य ने पहला मेटल कॉपर खोजा, यानी तांबा। ठीक। तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या है? तांबा है। अब देखो, पहले की अगर बात की जाए तो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि पर नब चालू की और पहली फसल कौन सी उगाई? जो दक्षिण भारत में कौन सी उगाई? रागी। पहला पाला गया जानवर कुत्ता। पहली प्रयोग की गई धातु तांबा। समझ गए? लोहा नहीं है, आता तो सब निपटा देते एक दूसरे को क्योंकि मजबूत धातु थी। तांबा आया, मारते होगे ऐसे लगती होगी और फिर वो टूट जाता होगा। तो तांबा ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए तांबे का प्रयोग किया जाता। इसलिए ये वो दौर है जब मनुष्य के द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाता था और इसीलिए इसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति यानी कि चालकोलिथिक एज कहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? समझ गए बात को? ताम्रपाषाण कालीन का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे को मिलाकर बनाई गई वस्तुएं। यानी तांबे का भी यूज होता था, तांबे में पत्थर का प्रयोग करते थे और पत्थर और तांबा मिलाकर एक मजबूत हथियार भी बनाया जा सकता था। उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी बनाई जा सकती। तांबे के कई हमें आभूषण भी मिलेंगे इस समय, क्योंकि तांबे को वो नेकलेस के रूप में भी यूज करते थे। भारत में अगर हम ताम्रपाषाण युग की बस्तियों की बात करें तो हमें साउथ ईस्ट में राजस्थान मिलेगा। ठीक है। वेस्ट में हमें मध्य प्रदेश मिलेगा। और वेस्ट में ही नीचे की ओर हमें महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट में कुछ एरिया ऐसे पाए जाएंगे जहां पर हमें तांबे की वस्तुएं बनी हुई दिखाई देंगी। और इन तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करता था मानव। क्लियर है? समझ में आई बात? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है? तांबे का प्रयोग किया है। और इस तरह हम इस समय मनुष्य के द्वारा जब तांबे का प्रयोग किया गया तो इस एज को हमने चालकोलिथिक एज कहा, यानी ताम्रपाषाण काल कहा। अब मनुष्य ने इस तरह की कई जो हैं बस्तियां हमें दिखाई देंगी और इस तरह की बहुत सारी बस्तियां हमें दिखाई देंगी। तो इसके लिए हमें अपनी कॉपी में तुम लोग हेडिंग दो, चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल, हेडिंग दो। और ताम्रपाषाण काल देते हुए यहां पर एक मैप बनाओ ऐसे करके, जिससे तुम्हारा एक ही मैप में सारे क्वेश्चन समा जाएंगे। ठीक है। राजस्थान से लेते हुए ऐसा एक मैप बनाओ बस। ठीक है। ऐसा एक मैप बनाओ और उसी मैप में हम ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां हैं उनको लिखेंगे, जिससे कि हमें उस समय की कई वस्तुओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना मैप, क्योंकि साइडें ज्यादा हैं। थोड़ा मैप बड़ा कर दो, थोड़ा मैप बड़ा कर लेना है ना। हाँ। क्यों मुझसे ऑनलाइन बुलवाते हो तुम लोग? समझ गए बात को? अब देखो, यहां पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यहां पर कुछ ऐसी साइडें मिली हैं जो कि तांबे के प्रयोग किया करती थी, जैसे क्वेटा और कुल्ली।
क्वेटा एक कल्चर है ये भी अपने आप में। क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेटा कल्चर कहां पे था, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कुल्ली संस्कृति का विकास कहां हुआ, पाकिस्तान में हुआ। ये सब कल्चर हैं, इसी के आधार पर हम इसे, क्योंकि ये कल्चर का मतलब है गांव है ये, कुल्टी गांव या कुल्ली गांव, क्वेटा है ना, क्वेटा आज भी शहर भी एक, तो याद रखना क्वेटा और कुल्ली। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग राजस्थान बढ़ेंगे और राजस्थान में हमें एक साइड दिखेगी जिसको हम कहते हैं आहार संस्कृति। क्या कहते हैं, आहार कल्चर। पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब मैप तो तुम लोगों ने बना दिया, लोकेट करते चलोगे। चलो आहार के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में हमें तांबे के जो स्थान मिल रहे हैं, इसे हम पहले आहार कल्चर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर इसके बाद और सारे आगे गांव की खोज की गई। आहार कल्चर याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कहां पर था, तो राजस्थान में। क्लियर है। आहार है, बालाथल है, बागोर है और गिलुंद है। ठीक है ना, ये चारों साइडें तुम राजस्थान में लिख लो, चारों साइडें लिखो। आहार कल्चर, बालाथल कल्चर, बागोर, गिलुंद, ठीक है ना, ये सब के सब यहां पर लिखो। आहार है, बालाथल है, बागोर है, गुलंद है ना, समझ गई है। अब देखो क्या मिला यहां पे, हम देख लेते हैं इसको। राजस्थान में तांबे की अगर बात की जाए तो तांबे से जुड़ी हुई आहार संस्कृति है। बेसिकली एक गांव है। क्या है ये, गांव है, क्योंकि मनुष्य ने धीरे धीरे रहना चालू किया। कल मैंने वो चित्र बनाया था जिसमें वो राम और पुष्पन बच्चे जैसे भाग रहे थे, तो जो ये मैंने बनाया था उसी में, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये लोग एक जगह रहना चालू कर दिए। अगर एक जगह रहना चालू कर दिए हैं तो फिर एक जगह रहकर वो अपने आप को डेवलप करेंगे, और डेवलप करेंगे तो तांबे का भी प्रयोग करना सीख गए। इसलिए इस समय कई हमें गांव मिल रहे हैं जहां पर हमें उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तांबे के वस्तुएं मिल रही हैं, या तांबे के टुकड़े मिल रहे हैं, या तांबे के औजार मिल रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहां पर ये लोग इसका प्रयोग करते होंगे। ये वो दौर है जब नियोलिथिक एज समाप्त हो रहा है, मनुष्य डेवलप हो गया है। डेवलप मतलब कई चीजें सीख गया है। डेवलप ऐसा नहीं मोबाइल चलाना बैठ गया वो, ऐसा नहीं, डेवलप हो गया। और डेवलप होने के बाद मनुष्य अब एक फेस में जाएगा जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन और नियोलिथिक एज के बीच का जो ये पीरियड है, इस पीरियड को ही कहते हैं हम चालकोलिथिक एज। समझे बात को। नियोलिथिक एज में मनुष्य ने डेवलप होते हुए जब तांबे का प्रयोग किया तो वो चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल में गया, और ताम्रपाषाण काल में ही जाते जाते वो अब एक और कल्चर डेवलप कर लेगा जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहें। समझ में आई बात। लेकिन ये जो कल्चर है ये ग्रामीण है, विलेज है ये, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगर है। समझ गए, क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो बागोर गिलुंद है, यहां पर हमें जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी मिल रही है, बनास नदी मिल रही है। कौन सी नदी मिल रही है, तो यहीं पर तुम्हें एक नदी बना देना, बनास नदी बना देना। ठीक, इसलिए इसको कभी कभी बनास वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की सभ्यता ही है जो तांबे पर आधारित थी। बनास घाटी होने के कारण इसे बनास कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई बात। ठीक है, मैप बनाना सिर्फ मैप में ही काम हो जाएगा तुम्हारा, इसमें रटने की चीज खत्म हो जाएगी। आहार का प्राचीन नाम हमें तांबवती मिलता है। तांबवती का मतलब है तांबे वाली जगह, क्योंकि तांबा बहुत मिला, इंजॉय करा हमने तांबे को बहुत, इसलिए हमने आहार का नाम तांबवती रख दिया। अक्षरा बाई नहीं लगाया, तांबवती बाई, समझ गए ना, बाई लगा देते हम लोग। ठीक है पुष्पन जी, तांबवती के नाम से आहार जाना गया। गुलुंद, बालाथल, ओजियाना में
घरों की चार दीवारी को घेरा गया था, यानी घर को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल। हम पुराने एंशियंट एज के घर देखेंगे, या तुम लोगों के भी गांव के अगर तुम घर देखोगे, तो गांव के घर को चारों तरफ से चार दीवारी से पैक कर दिया जाता है। कभी अगर तुमने ध्यान दिया होगा, बीच में घर बना होगा, चारों तरफ से उसको बाउंड्री वॉल कर दिया जाएगा, जिससे कोई उसके अंदर ना आए। और वो बाउंड्री वॉल किया जाएगा, वहां पर वो कांच के टुकड़े लगा देते थे हम लोग पहले, जिससे कोई ऊपर चढ़े तो हाथ में कांच वांच लग जाए, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से। तो इन्होंने भी सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी थी। यानी ये कल्चर हमें कहां देखने को मिलेगा? यही हमें डेवलपमेंट हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा, जब हड़प्पा के नगरों को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया जाएगा। ठीक। गुलुंद में भी हमें क्या मिल रहे हैं? तांबे के टुकड़े मिल रहे हैं। तो सिंपल सा हमें चार पांच चीजें याद रखनी है। आहड़ कल्चर कहां है? राजस्थान में है। आहड़ कल्चर बनास नदी के आसपास है, इसलिए इसे बनास कल्चर भी कहते हैं। आहड़ के अलावा यहां पर हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें बालाथल मिल रहा है, हमें गुलुंद मिल रहा है, हमें बागोर मिल रहा है। बागोर, मैंने तुम्हें बताया था कि बागोर के बारे में याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बागोर। ये सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है, क्योंकि मनुष्य ने यहीं पर किसको पाल लिया था? पशुओं को पाला था। और मध्य प्रदेश का जैसे आदमगढ़ है, वैसे राजस्थान का बागोर है। और पशुओं के पालने के एविडेंस हमें बागोर से मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइड में है। ठीक है, याद है कल बताया था मैंने? जॉर्वे। जॉर्वे कल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो उसके पहले हम लोग एमपी में जाते हैं, एमपी के कल्चर में जाते हैं। यानी राजस्थान से हम नीचे उतरेंगे, और राजस्थान से जब हम नीचे उतरेंगे, तो हम एक और कल्चर में जाएंगे। तो इसको तुम लोग लिख लो, पहले मैप बना लो पूरा। मैं बोलता जाता हूं, मैप बनाते जाओ। ठीक है, एमपी लिखो, मतलब मैप में ही जाओ, एमपी में जाओ। एमपी में यहां पर है मालवा कल्चर। आहड़ के नीचे लिखना मालवा कल्चर। मध्य प्रदेश में आहड़ के नीचे लिखना मालवा कल्चर। ठीक है। अब मालवा में क्या क्या है? तो मालवा में है कायथा, नवदा टोली, ये सब एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कायथा, नवदा टोली और महेश्वर। नदी कौन सी है? नर्मदा। नदी कौन सी है? नर्मदा। अच्छे से मैप बना लेना भले घर जाके, ठीक है, अभी बेकार ही बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर मालवा कल्चर में एक जगह बालाघाट है, और बालाघाट में हमें एक साइट मिली है जिसका नाम है गुगेरिया। और गुगेरिया से हमें 424 तांबे के उपकरण मिले। ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालाथल का गुगेरिया, जहां पर सबसे ज्यादा तांबे के हमें वस्तुएं मिली हैं, और वो है 424, 424। हिंदी आ गई सबको? तो मालवा, कायथा, नवदा टोली, महेश्वर और गुगेरिया, ये मालवा कल्चर है। आहड़, बनास, बालाथल, गिलुंद और बागोर, ये राजस्थान में है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब मालवा कल्चर के बाद नीचे यहां महाराष्ट्र में जाएंगे, तो महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं जोरवे कल्चर। ठीक है, वहीं पे लिख लो, फिर हम इकट्ठा पढ़ लेंगे सब। जोरवे, महाराष्ट्र। जोरवे में जाओ, और जोरवे में लिखो सबसे पहले तेमाबाद। जोरवे में कौन कौन सा आएगा? तेमाबाद, नेवासा, इनाम गांव।
जोरवे कल्चर में है ये सब। इसमें से जोरवे कल्चर में हमें देमाबाद मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेवासा मिलेगा, नेवासा में ही सबसे पहले हमें कपास के एविडेंस मिलेंगे। और इनाम गांव जो है वो सबसे बड़ी चालकोलिथिक साइट है। इतने नाम तुमने याद रख लिए। और अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता या के बारे में बताएं, और तुमने ये अगर ये मैप बना के थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी, तो बेटा बारे नारे हो जाएंगे। तो इतना याद रखना पड़ेगा। अब नहीं याद होगा तो लोग कितना लिख के आएंगे? राजस्थान की आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। अब तुमने उसके अंदर की साइड भी लिख दी, और वो भी मैप बना के करके आए, तो खुदा के द्वार पर देर अंधेर नहीं। ठीक है, बना लिया सबने? क्लियर? चलो मिटा दो। अब हम इसको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गए, हाँ भैया चले गए। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें अहमदनगर जिले के पास कुछ कल्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे जोरवे, नेवासा, देमाबाद। और पुणे डिस्ट्रिक्ट में गए तो हमें और भी दिख रहे हैं, जैसे चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव। इनाम गांव इंपोर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस तरह यहां पर एक कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम जोरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जोरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 200 जोरवे कल्चर अभी तक खोजे जा चुके हैं। यानी 200 ऐसी हमें बस्तियां दिखाई दे चुकी हैं, जो किस नदी पर हैं? तो पवरा रिवर पर हैं। तो महाराष्ट्र में लिख लो पवरा रिवर। ठीक है, तो बनास रिवर, नर्मदा रिवर और पवरा नदी। और पवरा नदी के आसपास हमें ये कल्चर दिखाई देते हैं। इसी पर स्थित है देमाबाद। क्या स्थित है पवरा नदी पर? देमाबाद है। नेवासा जोरवे कल्चर से हमें पटसन, अभी बताया था मैंने, कपास, जूट, ठीक है, हाँ, जूट भी मिलता है हमें यहां पर। तो याद रखना, इस तरह हमें यहां पर पटसन के भी यानी कपास के भी एविडेंस मिल रहे हैं। यहीं पर हमें टोटीदार पात्र भी मिलते हैं जोरवे कल्चर की, जो एक विशिष्ट पहचान बनाता है। यानी कि यहां पर ऐसे बर्तन बनाए गए थे जिनकी टोटियां निकली हुई हैं। टोटी मीन्स मतलब वो जग से पानी टोटा लगा रहता है उसमें, नल। सिंपल सी बात। हाँ, केटली नहीं, टोटी। टोटी नहीं होती है, हाँ नल, नल समझ लो। नहीं नहीं नहीं, नल चालू करते हो ना, समझ लो वही टोटी। उसको हिंदी में ऐसी लोकल लैंग्वेज में टोटी बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है सबको? तो जोरवे कल्चर में कुछ नहीं है। जोरवे कल्चर की साइडें याद करनी है हमें, कौन कौन सी साइड है जोरवे कल्चर में। हमें याद रखना कौन सी नदी है, तो पवरा नदी है। ठीक है, इंजॉय। और इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? देमाबाद में पटसन मिल रहा है। क्लियर है? समझ गए? टोटीदार याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी विशेषता है। जैसे दो चीजें अगर तुम्हें याद करना हो तो लिख सकते हो यहां पर। मालवा कल्चर की विशेषता है वहां पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए मद्र भांड। मद्र भांड वहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मालवा जैसे मद्र भांड कहीं नहीं मिले। ऐसे ही जोरवे कल्चर में हमें क्या मिला है? टोटीदार पात्र मिले। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिख लो, क्वेश्चन आता है। ऐसा कौन सा कल्चर है जो अपने विशिष्ट प्रकार के मद्र भांडों के लिए जाना जाता था? मालवा जाना जाता था। क्लियर? जोरवे कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो चालकोलिथिक साइडें हैं, इन चालकोलिथिक साइडों को जोरवे संस्कृति के तहत नेवासा, देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि में रूप से जाना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह टोटीदार हमें पात्र मिले हैं, वैसे ही यहां पे मृतक को दफनाने का भी हमें एक प्रकार का एविडेंस मिलता है। यहां पे मनुष्य को दफनाने का एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न यह है कि वो नॉर्थ से साउथ की ओर है।
यानी यहां पर जितने भी लोगों के शवाधान मिले हैं, जिन लोगों को दफनाया गया होगा, उनके सिर नॉर्थ की ओर और पैर साउथ की ओर, ये इन्होंने अलग से पैटर्न यूज किया। बाकी लोगों को तो उठा के कहीं भी दफना देते थे, लेकिन इन लोगों ने विशेष रूप से, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, याद रखना कि मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था। तो मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ, वेरी गुड, वो समझ गई। ठीक है, उत्तर से, इस क्वेश्चन को याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, और उनको फर्श के नीचे दफनाते समय इसका विशेष प्रकार से प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना, कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण कालीन अवस्था में हमें इनाम गांव जो मिला है, वहां पर हमें चूल्हे मिले हैं, और इसके साथ इन गांव के लोगों ने 5 कमरों के मकान भी बना रखे थे, और उसमें चूल्हे भी मिले हैं। यानी कि ये लोग भट्टी का प्रयोग करते होंगे, यानी कुछ गलाकर बनाते होंगे, इसलिए तांबा गलाकर निकालने की भी हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। 100 से अधिक घरों में और हमें हमेशा उन घरों के अंदर जो है वो कब्रें मिली हैं। यह बस्तियां किलेबंद होती थी और खाई से घिरी हुई होती थी, यानी चारों तरफ किले बनाए जाते थे और उनको खाई से घेर दिया जाता था। यह सब सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। समझ गए हैं? यहां पर हमें कई प्रकार के ऐसे लोगों की भी जानकारी मिलती है जो यहां पर क्राफ्ट वगैरह बनाते होंगे। इसके अलावा यहां पर संभवतः इस गांव का कोई ना कोई सरदार रहता होगा, और इस तरह यहां पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से सोशल तरीके से या सामाजिक रूप से यहां पर हमें डिफरेंस दिखाई देने लगा होगा। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में जाते हैं तो गंगा नदी के आसपास हमें चिरांद, ये भी तुम्हें चालकोलिथिक साइड जो मैप बनाया ना, उसमें फिर बिहार पहुंच जाना। बिहार में क्या लिखना, चिरांद लिखना। वेस्ट बंगाल में पूछ जाना, और वेस्ट बंगाल में लिखना पांडुराज टीबी और महिष दल। ठीक है, मैप में लिख लो। बिहार की ओर जाओ, और बिहार की ओर जाकर मैप में यहां पर, जब बिहार की ओर जाओगे तो यहां पर लिखना चिरांद, और यहां पर वेस्ट बंगाल में जाओगे तो यहां पर लिखना पांडुराज टीबी और महेश दल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बाय चांस कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तरफ साइडों के नाम लिखे रहते हैं और एक तरफ स्टेट के नाम लिखे होते हैं, तुम्हें मैच करना होता है, और जहां तुम मैच नहीं कर पाए, फिर खेल खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक, समझे बात को यहां तक? क्लियर है सबको? तो हमने बहुत सारी साइडें देख ली हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू? बिहार में हमें ऐसी और साइडें भी देखने को मिल रही हैं, जैसे सेनुवार मिल रहा है, सोनपुर मिल रहा है, ताराडी मिल रहा है, यूपी में खेराडी मिल रहा है, नरहन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। अनाज के रूप में ये गेहूं और चावल उगाते होंगे। ठीक है, और ये लोग बाजरे की खेती भी करने लगे, यानी मोटा अनाज भी इस समय आ गया। दूसरी तरफ यहां पर लोग कई प्रकार के काम भी करने लगे थे, बुनाई करना यानी कपड़ों को बनाना। मालवा में हमें चरखे मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग कपड़ा बुनना भी प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, तो यानी कपड़े का भी प्रयोग करना अब इन लोगों ने चालू कर दिया था। इनाम गांव से याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनाम गांव से हमें एक गोट मदर मिली है, एक बेलन घाटी से मिली थी। यूपी के 2 जगह से मातृ देवी मिल चुकी हैं। ठीक है, एक बेलन घाटी यूपी से मिली है हमें, बेलन घाटी यूपी से हमें हड्डी की बनी हुई मातृ देवी मिली है, और इनाम गांव से हमें तांबे की मातृ देवी मिली है। गॉट इट माय पॉइंट? दोनों एक जगह लिख लो, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। एक मातृ देवी हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलेगी, लेकिन वो कांसे की होगी। समझ में आई बात? अगर तीनों मातृ देवी
एक साथ लिख लो। पहला बेलन घाटी यानी यूपी से हड्डी की मात्र देवी, सेकंड इनाम गांव से तांबे की मात्र देवी, और हड़प्पा से कांसा यानी ब्रॉन्ज की। रुक गया मैं। हाँ, कांसा, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज है, कांसा का प्रयोग करने वाली है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गए बात को? ये तीनों चीजें लिख लोगे। मालवा और राजस्थान में हमें कई प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, जैसे कि वृषभ यानी के बैलों की मूर्ति मिलती है, सांड मिलते हैं, जो संभवतः ये बताते हैं कि इस समय ये लोग उनकी पूजा करते होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया। एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? ये जानवरों का प्रयोग करेंगे, और जानवरों में ये सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करेंगे? जो कां कू की नहीं कर रहा हो। तो सांड कां कू की नहीं कर रहा होगा, सिंपल सा वो खेती कर रहा होगा। वरना कोशिश पुष्पेंद्र जैसे लोगों ने की होगी, शेर के ऊपर डाल दिया होगा हल, तो शेर ने हल चलाने वाले को ही निपटा दिया होगा। ठीक है ना? तो यानी कि ऐसे जानवरों को ढूंढा होगा। अब जानवरों को ढूंढने पे अब ऊंट का प्रयोग नहीं कर पाए, या कोई भी जानवर मिलेगा उसका प्रयोग नहीं कर पाए होंगे। घोड़े का प्रयोग नहीं हो सकता था, घोड़े पे जैसे वो हलवा घोड़ा भाग लेता होगा, बोले यार गलत यार, ये नहीं कसी कर पाएगा। बोले कौन है ऐसा जानवर जो कर पाएगा? तो सांड ने हाथ उठाया, मैं कर पाऊंगा, मैं। हाँ, पैर उठाया होगा, तो सांड ने बोला होगा मैं करूंगा खेती। ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया खेती के लिए हल कहाँ रखेंगे? तो बोले कुबड़ दिख रहा है मेरा, उसके ऊपर रख देना। ठीक है, तो बेल को प्रॉपर तरीके से उस लायक बनाया गया होगा। अब ये क्या होगा? बेल भागेगा भी नहीं, तो खेती भी आसानी से होगी। समझ गए बात को? तो इस तरीके से हमें यहां पर एग्रीकल्चर के रूप में, और उस समय अगर वो एग्रीकल्चर करता होगा तो उसके चित्र भी बनाए जाएंगे, और बनाए जाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी पूजा भी की जाती होगी। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में मृतकों को नॉर्थ से साउथ की दिशा में रखा जाता था, और साउथ में इसे ईस्ट टू वेस्ट रखा जाता था। समझ गए बात को? महाराष्ट्र में मनुष्य को नॉर्थ टू साउथ, और यहां पर मनुष्य को ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। वेस्टर्न इंडिया में लगभग सभी प्रकार से लोगों को दफनाने की पद्धति आ चुकी थी, लेकिन ईस्टर्न भारत में हमें कुछ ऐसे भी शव मिले हैं जिन्हें खुले में छोड़ दिया जाता था, यानी आंशिक समाधान भी मिलता है, जिसमें खुले में छोड़ देने का भी एक प्रचलन, हाँ, प्रारंभ हो चुका था, है ना, किया जाता है कई लोगों में। अगर हमें तांबे की सबसे बड़ी वस्तु की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के गुगेरिया से मिली है, मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और गुगेरिया से हमें 424 तांबे के ऐसे औजार मिले हैं। यहीं पर हमें 102 चांदी की प्लेटें भी मिली हैं, ये देखो। ठीक, कई प्लेटें भी मिली हैं। कायथा कहां का कल्चर है? एमपी का, यानी मालवा संस्कृति का। कायथा के घरों में भी हमें कंगन मिले हैं, बोरे चूलियां। ठीक है, गणेश्वर राजस्थान से हमें खेतड़ी एक साइड है जहां पर तांबा निकालने की खदान हुआ करती थी। तो याद रखना, तांबे की सबसे पुरानी खदान राजस्थान की खेतड़ी है, जहां आज भी तांबा निकाला जाता है। एंशियंट एज के हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी इसी खेतड़ी से तांबा निकाला करते थे, और आज भी यहां से तांबा निकलता है। समझ गए? तो याद रखना, भारत की सबसे पुरानी तांबे की खदान खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान में है। कायथा से हमें क्या मिल रहे हैं? कंगन मिल रहे हैं। गुगेरिया से क्या मिल रहे हैं? हमें 424 तांबे के उपकरण मिल रहे हैं। समझ गए बात को? इसको भी तुम व्यवस्थित कर सकते हो। क्या करना है तुम्हें? एक तरफ लिखना है आहड़, एक तरफ लिखना है मालवा, एक तरफ लिखना है जोरवे। तीनों जगह नदियों के नाम, बनास, नर्मदा, ठीक है, और पवरा नदी।
फिर इसकी साइड यहां लिखना, इसकी साइड यहां लिखना, इसकी साइड यहां लिखना, और इन साइडों में क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला है एक चार्ट बना लेना। समझ गए बात को क्या करना है? अगर ऐसा कर लोगे तो ये टॉपिक तुम्हारा इतना मजबूत हो जाएगा कि मेंस हो या प्री हो, तुम धुआंधार कर दो। क्लियर है? साउथ इंडिया की ओर बढ़ते हैं भैया। यहां पर भी हमें कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे साउथ इंडिया में ब्रह्मगिरी, पीकली हल, संगन कल्लू, मास्की, हल्लूर, यहां पर भी हमें तांबे की बस्तियां मिली है। तो मैप में साउथ इंडिया के भी लोकेट कर लेना। तो साउथ इंडिया में हमें ब्रह्मगिरी, पीकली हल, संगन कल्लू, मास्की, हल्लूर आदि जैसे चालकोलिथिक साइडें मिलती हैं। लेकिन ये लोग पशुओं को पालने तो लगे, लेकिन ये ज्यादातर एग्रीकल्चर ना करते हुए जानवरों को चराने का काम ज्यादा करते थे, क्योंकि इनसे दूध मिलता था जिससे उनकी भोजन की पूर्ति हो जाती थी। कौन माथा पच्ची सुबह सुबह खेतों में काम करे जानवरों को, क्योंकि घास तो बहुत होगी उस समय, क्योंकि जंगल ही जंगल है। हाँ तुम लोग जी भर के घास खाओ, क्यों पुष्पेंद्र? जी भर के घास खाओ। जितना घास खाओगे उतना दूध मिलेगा, दूध से कई सारी चीजें बनेंगी। समझ गए ना? फिर मेरे जैसे मोटे ताजे हो गए। ठीक है, समझ गए बात तुम लोग? क्लियर है? चलो, ये है चालकोलिथिक एज। सीरियस पढ़ाऊं क्या तुम लोगों को? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्लियर रहेगा? सारी चालकोलिथिक साइडें देख ली हम लोगों ने। सबसे टफ टॉपिक है ये अभी तक जो हमने पढ़ा, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज। ठीक है, लगा टफ? अब लगा टफ? कुछ नहीं, नाम याद करने बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। नाम तो याद करने पड़ेंगे। अब देखो, वो तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अब यार तुम भावना का नाम याद कर लिया, तुमने भूमि का नाम याद कर लिया, तो हमारे क्या गुगेरिया में कांटे लगे हुए हैं? हमारे क्या इनाम गांव में कांटे लगे हुए हैं? यार। चलो, आयरन एज। आयरन एज की बात की जाए तो इस समय तांबे का प्रयोग करते करते मनुष्य ऊब चुका था, और मनुष्य ने 1000 बीसी में वो करके दिखा दिया जो पूरे सिविलाइजेशन को चेंज करने वाला था। वो है लोहा, आयरन। और 1000 बीसी में मनुष्य ने लोहे को खोज लिया, आयरन को खोज लिया। और इस तरह मनुष्य ने 1000 बीसी में जब आयरन को खोज निकाला, तो वो निकाला यूपी के एटा के पास। जो साइट मिली है उसका नाम है अतरंजी खेड़ा। पहली बार मनुष्य ने लोहे की खोज कहां से की? अतरंजी खेड़ा से। समझे बात को? क्लियर है? यही एक लाइन याद रखना है आप लोगों को, सिर्फ अतरंजी खेड़ा, 1000 बीसी। अब इसका ईयर याद रखना, 1000 बीसी, यानी कि ये 1000 बीसी में आ रहा है, यानी कि इसके पहले, यानी कि 1000 बीसी के पहले जो कुछ भी था वहां लोहा नहीं पाया जाएगा। सिंपल सी बात, टेंशन ही नहीं पालना। समझे बात को? क्वेश्चन जैसे आ जाए लोहा कब नहीं पाया जाएगा, तो लोहा भैया हमें स्टोन एज में नहीं पाया जाएगा। पत्थर ही पत्थर मारो फेंको, यहां पर लोहा है ही नहीं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक एज नहीं पाया जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाएगा। और वैदिक सिविलाइजेशन में भी ऋग्वैदिक काल में नहीं पाया जाएगा। लेकिन 1000 से जैसे ही कोर्स होंगे लेटर वैदिक में पाया जाएगा, क्योंकि लेटर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेके 600 बीसी, यानी क्रॉस कर गया ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ गए?
जैसे ही क्रॉस कर जाएगा लोहा आ गया। समझे बात को? समझ गए बात को? यानी 1000 के पहले जो कुछ भी हो रहा लोहा, जैसे ही 1000 क्रॉस करेंगे लोहा आ जाएगा। अभी वैदिक सिविलाइजेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक यानी के टाइम पीरियड अगर हम देखें ऋग्वैदिक का तो 1500 टू 1000 बीसीए, यानी कि इस समय हमें नहीं मिल रहा, लेकिन 1000 जैसी कोशिश क्रॉस करा हम लेटर वैदिक में आ गए और लोहा हमें मिलना चालू हो जाएगा। समझ गए बात को? याद रहेगा, ये गलत नहीं करना इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड अपॉइंट किए गए थे, और 1861 में जब कनिंगम महोदय को इसके लिए अपॉइंट किया गया था तो इन्होंने आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनको इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन ये इसको ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिखाया। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए एक डिपार्टमेंट गठित कर दिया गवर्नमेंट ने, और 1901 में लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे तो लॉर्ड कर्जन ने इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक सेंटर मिनिस्ट्री बनाई, और इसके तहत उन्होंने इसके पद पर नियुक्त किया जॉन मार्शल को। किसको नियुक्त किया? अब क्वेश्चन आता है कि जब हड़प्पा सभ्यता को खोजा जा रहा था तब किसकी नजर इस पर पहली बार पड़ी? एक क्वेश्चन आता है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को पहचानने का प्रयास किया था। इसके बाद कनिंगम महोदय इसको प्रॉपर नहीं समझ पाए, और जब जॉन मार्शल आए तो इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को पहचान लिया और इन्होंने उसकी खुदाई चालू करवाई, और इस तरह दयानंद सरस्वती और राखलदास बनर्जी के द्वारा यहां की खोजें चालू हुई, और इस तरह 1902 में जॉन मार्शल ने इस पद को ग्रहण करते ही भारत की आर्कियोलॉजिकल साइट को खोजना चालू कर दिया। समझ में आई बात? तो अंग्रेजों ने भारत की सभ्यताओं को खोजने के लिए प्रयास किए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर देते, गरीब लोग हो जाता है वो गलती से। क्वेश्चन याद रखना, 1861 में कनिंगम को हेड बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय जॉन मार्शल को हेड बनाया गया। क्लियर है? डेनमार्क का कोपेनहेगन एक म्यूजियम है जहां पर 1818 से लेके 1822 तक एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके तहत बताया गया है कि यहां पर स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज 3 युगों में डिवाइड किया है, और इसे डिवाइड करने का काम थॉमसन ने किया है। इसने कल्चर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? पहले स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज। तांबा और कांसा एक साथ आ गए थे, लेकिन तांबा पहले आया था। भारत ने मानव के पहले एविडेंस हमें नर्मदा वैली में मिलेंगे, और नर्मदा वैली में भी कहां से मिलेंगे? हथनोर से, जिसको सबसे पहले खोजेगा अरुण सोनकिया, और मैंने तुम्हें बताया था 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस को खोज निकाला यहां पर, और उसकी खोपड़ी प्राप्त की थी। याद है कल? अरुण सोनकिया याद आया? मानव की खोपड़ी नर्मदा वैली से, हथनोर से। मनुष्य ने सबसे पहले एग्रीकल्चर करना कब चालू किया? नियोलिथिक एज में चालू किया। सबसे पहले उगाई गई फसल जो थी, और इस तरह मनुष्य ने सबसे पहले रहना कहां चालू किया? क्योंकि एग्रीकल्चर करेगा तो रहेगा कहां, जा भागेगा। और नियोलिथिक एज में दक्षिण भारत में समाधियों की एक विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इसमें मनुष्य को दफनाने के बाद इसमें मेगालिथिक, यानी कि इसमें मनुष्य को दफनाने के बाद उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, और इस तरह बड़े बड़े पत्थरों से ढकने पर हमें इस समय वहां का कल्चर इनके द्वारा दफनाए गए लोगों से मिलता है।
तो याद रखना, साउथ इंडिया का कल्चर मनुष्य को दफनाने के जो पैटर्न है उसके आधार पे पता चलता है। इसलिए साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो साउथ इंडिया में स्टोन एज तो पाया जाएगा, लेकिन स्टोन एज के बाद ये मेसोलिथिक वेसोलिथिक के चक्कर में नहीं पड़ेगा, यहां से डायरेक्ट ये न्यूलिथिक एज में चला जाएगा। समझ में आई बात? हमें नॉर्थ में तो मेसोलिथिक एज भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साउथ में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। साउथ में स्टोन एज के बाद मेसोलिथिक खा गए ये लोग, और डायरेक्ट डेवलपमेंट हमें न्यूलिथिक एज में मिलेगा। लेकिन जो स्टोन एज है, इस स्टोन एज को साउथ इंडिया में नाम दिया गया है मेगालिथ। स्टोन एज को साउथ में क्या नाम दिया गया है? मेगालिथ। मेगालिथ क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पर कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसलिए क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया का इतिहास जानने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो उनकी कब्रों का सहारा लेना पड़ेगा। समझे बात को? क्लियर है? समझ गए? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ये। देखो, कुछ बर्तन हैं जिनको पॉलिश करने के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे गैरिक मद्रभांड का हमें जो देखने को मिलता है वो यूपी के हस्तिनापुर से मिलता है। और नेशनल म्यूजियम की बात की जाए तो इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम कर दिया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है। और दक्षिण में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी है। पढ़ चुके हम लोग इसको, सबसे अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, मैं एक चार्ट अभी बनवाऊंगा तुमसे, जिससे तुम्हारे छोटे मोटे क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक कल्चरल डिपार्टमेंट यानी कि एक मंत्रालय खोला गया। अलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो बंगाल में एक इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करते थे, लेकिन इनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फादर माना जाता है, कनिंगम को। ठीक है, बाकी ये संग्रहालय जो है वो भोपाल में है ना? संस्कृति कल्चर। एक चार्ट बनाओ, हेडिंग दो मद्र भांड। ये थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करता है, इसका कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं आज। ठीक है, एक हेडिंग बनाओ और हेडिंग बनाकर लिखो मद्र भांड। कहीं जगह है? बस। सबसे पहले लिखो गैरिक मद्र भांड, OCP। गैरिक मद्र भांड, इसकी खोज की है BB लाल ने। कहां से की है? तो बिसोली, यूपी से की है। और ये किस समय का है? ये है ताम्रपाषाण और हड़प्पा के समय का।
पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। सेकंड, काला और लाल मद्रभांड, ब्लैक रेड के रूप में ये जाना जाएगा, ये काले और लाल लाल रंग के रूप में पाया जाएगा। ये जो मद्यभांड है, इस मद्यभांड की खासियत ये है कि इसमें जो बर्तन बनाए जाते थे, इन बर्तनों में मुख्य रूप से काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसकी एक विशेषता यह है कि इस तरह के मद्यभांड हमें जहां से मिलते हैं वो मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में मिलने के कारण इसे आर्यों का मद्यभांड कहते हैं। किसका मद्यभांड कहते हैं? आर्यों का। तीसरा है चित्रित धूसर मद्यभांड। चित्रित धूसर मद्यभांड, PGW। और ये है लेटर वैदिक काल का। और ये मिलता है हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से। क्या? नहीं, ये किया है बस। फिर है उत्तरी काले पॉलिशदार मद्यभांड, ठीक है। इसे NBPW कहते हैं। NBPW ये महाजनपद काल का है, ठीक है। महाजनपद काल का। और महाजनपद काल के अलावा ये मौर्य काल का है। और कहां से मिलेगा? तक्षशिला से मिलेगा। और पांचवा है लाल पॉलिश मद्यभांड, जो कब का है? मौर्योत्तर काल का। हाँ ठीक है, मौर्योत्तर काल का भी है, उसके बाद गुप्त काल आएगा, गुप्त काल का भी है। समझ में आ गई बात? बस ये चार्ट याद रख लेना। क्वेश्चन देखो क्या आएगा, मैं ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन आएगा गैरिक मद्यभांड कब का है, तो क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता में कौन से मद्यभांड मिलते थे, तो गैरिक मिलते थे। ऋग्वैदिक काल में कौन से मिलते थे? काले और लाल मिलते थे। हम ऋग्वैदिक काले और लाल टाइप के थे। फिर हम लेटर वैदिक काल में आए तो चित्रित हो गए। लेटर वैदिक काल में आए तो क्या हो गया? हमारे चित्र बन गए। और जब महाजनपद में आए तो महाजनपद 16 है और सबके सब उत्तर में, तो उत्तरी काले पॉलिश मद्यभांड हो गए। और फिर तो हम लाल चेहरे वाले हो ही गए। आगे समझ गए बात को? याद करने का तरीका, क्वेश्चन आएगा हड़प्पा तो हड़प्पा में गैरिक हो गया। ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक में काले और लाल हो गए।
उत्तर वैदिक लेटर वैदिक में हम चित्रित हो गए और महाजनपद में हम नॉर्थ हो गए। समझ गए बात को? क्लियर है? और हस्तिनापुर याद रखना चित्रित के लिए जाना जाता है और तक्षशिला उत्तरी काले के लिए जाना जाता है। यह है तुम्हारा स्टोन एज। देखो चालकोलिथिक एज से अगर बनेंगे तो या तो साइड से बनेंगे या तो वो टू मार्कर के रूप में साइड पूछ लेगा वो, इसलिए मैं तुमसे चार्ट बनवा रहा हूं। अगर तुमने चार्ट बना लिया कहां पर है तो क्वेश्चन मान लो जैसे आ गया क्या, इनाम गांव, एक टू मार्कर में। अब तुम्हें कैसे लिखना है? पहली चीज कहां पर है वो, ऐसा लिखना मत कहां पर है, हाँ लोकेशन ये भी नहीं लिखना, सिर्फ कहां लिखना है। हमें कम शब्दों में जवाब देना है। क्या पूछा मैंने? अरे साइड क्या पूछी मैंने? इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र, सिंपल सा महाराष्ट्र लिखला। अगला मैंने क्या लिखा? क्या है ये चालकोलिथिक साइट है। क्या मिला यहां? सबसे बड़ी साइट है, खत्म कहानी। समझ गए बात को? अब तुम्हें याद आ जाए तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, इसके लिए मैं, समझ गए बात को? क्लियर है? तो कल से हम करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।